तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज की वीडियो में हम अंधेरा सीरीज की बाकी कहानी को समझेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कल्पना ने जय को अंधेरे से बचा लिया था, लेकिन इससे अंधेरे का कुछ अंश किसी वायरस की तरह उसके अंदर भी आ गया था। अब इसके आगे हम देखते हैं कि कल्पना के दिमाग पर भी अंधेरे ने असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे कल्पना का पुराना ट्रॉमा उसे फिर से सताने लगा था। अब वो गोल चीजों को देखकर डर रही थी, सिंह के छेद से भी, यानी उसके पास्ट के किसी ट्रेजिक इंसिडेंट का संबंध किसी गोल चीज से है। खैर, इसके बाद हमें यूबर लाइफ नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की बोर्ड मीटिंग दिखाई जाती है। ये कंपनी एंटी डिप्रेसेंट बनाती थी और शॉकिंगली वो बंदा भी इसी मीटिंग में मौजूद था जो ओमर को आत्मा सेंटर लेकर गया था। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घट रहा था, वो लोग लॉस में जा रहे थे, जिससे बोर्ड मेंबर्स परेशान थे। इसीलिए वो ये मीटिंग बुलाए थे और कंपनी के सीईओ मिस्टर ओबराय से शिकायत कर रहे थे कि कंपनी लॉस में जा रही है और ये सब आपके उस सीक्रेट प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है। आप करोड़ों इन्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, उल्टा हमें लॉस हो रहा है, हमें जवाब चाहिए। जिस पर ओबराय कहता है कि अगले साल का प्रॉफिट 4 गुना होगा, ये है मेरा जवाब। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। जिस पर ओबराय कहता है कि डिप्रेशन एपिडेमिक से, यानी डिप्रेशन को किसी वायरस की तरह फैलाएंगे, जिससे दवाई की डिमांड बढ़ जाएगी और प्रॉफिट ही प्रॉफिट। दूसरी तरफ जूड रोजारियो जय को 10 बजे मैसेज करता है और मैसेज के द्वारा ही गाइड करके अपने घर बुलाता है और उसे अंदर लेकर तुरंत सब लॉक वॉक लगा देता है। जूड का कहना था कि कुछ बड़े पावरफुल लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जय अकेला नहीं आया था, रूमी भी उसके पीछे थी जो बाहर खड़ी थी। लेकिन जूड भी रूमी का पॉडकास्ट देखता था, इसलिए वो उसे पहचान लेता है। रूमी से उसे कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो उसे भी आने देता है। फिर इसके बाद जय पूछता है कि अब बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। तब जूड उसे बहुत शॉकिंग बात बताता है कि होटल में तुम्हारे साथ जो भी हुआ था वो सब मुझे पता है। ये सुनकर जय तुरंत शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर जूड कहता है कि जैसे तुम्हें पता है कि बानी के साथ क्या हुआ था, वो सब तुमने नहीं, मैंने भी देखा था। पूरा सीन ये है कि जिनके साथ भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, लाइक बानी, जय और जूड, इन सब के दिमाग आपस में कनेक्टेड है। तो जब किसी एक पर अंधेरा फाइनल अटैक करता है तो बाकी सबको भी वो दिखाई देता है। जूड बताता है कि अंधेरा उसे भी हॉन्ट करता है, लेकिन उसने इसका एक टेम्पररी सॉल्यूशन निकाल लिया है और वो है यूवी लाइट, यानी सन की लाइट। जूड अपने छाते में यूवी लाइट लगा रखा था। वो कहता है जब भी मुझे अंधेरा हॉन्ट करता है मैं लाइट वाला छाता खोल लेता हूँ, जो एक शील्ड की तरह मुझे प्रोटेक्ट करता है। इस पर जय पूछता है लेकिन तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया। तब वो 15 साल पुरानी एक कॉमिक बुक दिखाता है, सत्या द वॉरियर मॉन्क वर्सेस द डार्कनेस मॉन्स्टर। वो बताता है कि इसमें बिल्कुल वैसे ही डार्कनेस मॉन्स्टर का जिक्र है जो हमें हॉन्ट कर रहा है। कॉमिक्स में लिखा था कि मॉन्स्टर अपने विक्टिम के गिल्ट और रिमोर्स को बढ़ा देता है और उसकी लाइफ से होप को स्ट्रॉ डालकर मानो चूस लेता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। जूड ने कॉमिक्स राइटर से कंफर्म किया था कि उसने ये एक रियल फोक टेल पर लिखी है और जूड को लगता है कि वो फोक टेल नहीं बल्कि रियल स्टोरी है। कॉमिक्स वाला डार्कनेस मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट करता है और हमें हॉन्ट करने वाला अंधेरा भी यही मॉन्स्टर है। लेकिन इस कॉमिक्स के लास्ट पेज फटे हुए हैं। मैं काफी समय से इसकी कॉपी ढूंढने में लगा हुआ हूँ लेकिन नहीं मिल रही। एक काम करते हैं, सब मिलकर इसकी कॉपी ढूंढते हैं। जिस पर वो दोनों जूड को पागल बताते हैं। जय कहता है कि ये सब क्या बकवास लगा रखा है, डार्कनेस मॉन्स्टर वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब जो हो रहा है वो मेरे भाई की गलती है, उसके एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट है। जिस पर जूड बताता है कि नहीं भाई, तेरे भाई की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो मुझे बचाना चाहा। इसके पीछे तो वो लोग हैं जो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। पृथ्वी तो बस उनका एक मोहरा था। असल में पृथ्वी का मकसद डिप्रेशन का क्योर करना ही था, लेकिन इस मशीन के साइड इफेक्ट के बारे में उसे नहीं पता था। वो तो बानी ने जब बताया कि उसकी कंडीशन सुधरने के बजाय उल्टा और बिगड़ गई और कोई शैडो लाइक एंटिटी उसे हॉन्ट कर रही है, तब पृथ्वी को समझ आया कि ये क्योर का मेथड खतरनाक है। इसलिए उसने जूड को वार्न किया था। वहाँ के कैमरों से बचकर उसने चुपके से जूड को बताना चाहा था, लेकिन जूड नहीं माना क्योंकि उसे अच्छा फील हो रहा था। लेकिन बाद में फिर उसे भी अंधेरा हॉन्ट करने लगा। तब जय को रियलाइज होता है कि वो अपने भाई को गलत समझ रहा था। फिर बातों ही बातों में जूड ये बताता है कि थेरेपी से पहले वो जेल में था और उसकी बिल कोई आत्मा हीलिंग सेंटर वाले करवाए थे। आत्मा सुनते ही रूमी के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि बानी की रिकॉर्डिंग में भी आत्मा वर्ड सुनाई दे रहा था, मतलब वो आत्मा सेंटर के बारे में बताना चाह रही थी। दूसरी तरफ कल्पना का सीनियर से बुलाकर पूछता है कि बानी का केस अभी तक बंद क्यों नहीं किया। जिस पर कल्पना कहती है कि सर, बानी का केस नॉर्मल नहीं है, कोई बड़ा गेम चल रहा है। पृथ्वी का एक्सपेरिमेंट, बानी का गायब होना और उसके पेरेंट्स की डेथ सब आपस में कनेक्टेड है। जिस पर सीनियर कहता है कि तुम्हारे पास आगे का कोई लिंक है भी, क्योंकि पृथ्वी तो कोमा में है। जिस पर कल्पना पृथ्वी की रिपोर्ट से नेम्स पॉइंट करती है कि सर उसकी रिपोर्ट में किसी जूड रोजारियो का नाम है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, हम उसको कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा और टाइम चाहिए। सीनियर बोलता है कि ठीक है, आज रात तक टाइम है, जूड रोजारियो मिला तो ठीक, वरना केस बंद। जिससे कल्पना और कनेक्ट कर दोनों परेशान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी जूड को कैसे खोज कर निकालेंगे। तभी कल्पना के दिमाग में आइडिया आता है। वो सीनियर से जाकर झूठ बोल देती है कि सर, जूड रोजारियो मिल गया, आज रात को हमने उसे मिलने के लिए बुलाया है। अब नायक भी वहीं बैठा था
और कल्पना ने जानबूझकर उसके सामने ये बोला था क्योंकि उसे पता चल गया था कि इन सब में नायक मिला हुआ था। ये पता लगता है कि जूड रोजारियो पुलिस से मिलने वाला है, वो लोग उसे मारने उधर जरूर आएंगे और तब कल्पना उन्हें दबोच लेगी। कल्पना के वहां से जाते ही उसका सीनियर नायक पर चिल्लाने लगता है और हमें पता चलता है कि उसका सीनियर भी उन लोगों से मिला हुआ है। फिर प्लान के मुताबिक कल्पना एक अबेंडेंड बिल्डिंग में छुपकर अटैकर का वेट करती है, लेकिन वहां पर उसे कुएं जैसा कुछ दिखाई देता है जिससे उसकी हॉन्टिंग चालू हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो गोल चीज कुआं है जिससे कल्पना का ट्रॉमा जुड़ा है। तभी कुएं के अंदर से कोई फीमेल एंटिटी उसकी तरफ ही आने लगती है और ये बानी नहीं थी, कोई दूसरी एंटिटी थी। कुएं से निकलकर वो कल्पना को हॉन्ट करती है, लेकिन दूसरी पल कल्पना देखती है कि वहाँ कोई कुआं नहीं था, वो बिल्डिंग के किनारे पर खड़ी थी। जस्ट वहां से नीचे गिरते गिरते वो बची थी। खैर इतने में वही फार्मा कंपनी वाला बंदा मास्क लगाकर जूड को मारने आता है, लेकिन उसे जूड नहीं कल्पना मिलती है। वो गन दिखाकर उसे मास्क उतारने को कहती है, लेकिन वो बंदा लात मारकर गन गिरा देता है और कल्पना पर अटैक कर देता है। कल्पना भी फाइट बैक करती है और इसी बीच मास्क उतार कर वो उसका चेहरा देख लेती है, जिस पर वो बंदा बौखला जाता है और कल्पना को मार कर बेहोश कर देता है और फिर वो उसे इंजेक्शन लगा रहा था, लेकिन तभी कनेक्टर आकर कल्पना को बचा लेता है और वो बंदा भाग जाता है। लेकिन उसकी इंजेक्शन और दवाई वहीं छूट गई थी और इस तरह कल्पना के हाथ दो बड़ी लीड लग गई थी। एक तो उसने उस बंदे का चेहरा देख लिया था, दूसरा उनकी दवाई का सैंपल भी उसके हाथ लग गया था। बस फिर क्या था, अगले दिन कल्पना उस बंदे का स्केच निकलवा देती है। सीनियर जब उससे पूछता है कि कल रात जूड मिला क्या, जिस पर कल्पना कहती कि नहीं सर, लेकिन इन सब के पीछे जो बंदा है कल उससे हमारा सामना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मैंने उसका चेहरा देख लिया और वो स्केच दिखा देती है। सीनियर कहता है लेकिन तुम ये कैसे कह रही हो कि यही बंदा है इन सब के पीछे। तो कल्पना यहाँ पर रिवील करती है कि जिस सीसीटीवी फुटेज में बानी भागते हुए दिखाई दी थी उसके ठीक पीछे भी यही बंदा दिख रहा था। उसके पास से हमें दवाई भी मिली है जिसे हमने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया है। सीनियर बोलता है लेकिन वो जूड रोजारियो को क्या हुआ, जिस पर कल्पना झूठ बोल देती है कि वो नहीं आया होगा सर, या बाद में आया होगा, या फिर इस बंदे ने उसे मार दिया होगा। फिर इन सब के बाद कल्पना कल रात का इंसिडेंट अपनी गर्लफ्रेंड आयशा से शेयर करती है। आयशा को उसकी चिंता होने लगती है, कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। कल्पना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर इसके बाद कल्पना फॉरेंसिक वालों के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि ये वही बैंड ड्रग है, हिप्नोसिस वाली, जिसे पृथ्वी अपने ट्रायल में यूज करता था। इस दवाई को इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी वही निकलती है, उबर लाइफ। बस फिर क्या था, कल्पना सीधा कंपनी में जाती है और सबसे पूछताछ करने लगती है और तलाशी लेने लगती है, लेकिन स्टाफ का सीनियर आकर उसे रोक देता है। कहता है कि मैडम बिना वारंट के आप ये सब नहीं कर सकती, पहले वारंट लेकर आइए। जिस पर कल्पना कहती है कि जल्द ही वारंट लेकर आऊंगी और एक एक को अंदर कर दूंगी। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जय और रूमी आत्मा सेंटर जाते हैं, जहाँ जय भी वहाँ के लोगों के साथ थेरेपी लेता है और फिर चालाकी से वो डिवाइस भी चुरा लाता है। फिर यहाँ से वो दोनों सीधा जूड के पास जाते हैं। रूमी उसे वही बानी के भूत की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो आत्मा सुनी थी, लेकिन जूड कहता है कि आत्मा नहीं तमा बोल रही है और दोबारा कॉमिक से रेफरेंस देता है कि इसमें डार्कनेस मॉन्स्टर का नाम तमा ही है। लेकिन रूमी कहती है कि नहीं, ये आत्मा ही बोल रही है, क्योंकि इसके बाद हम आत्मा क्लिनिक गए थे जहाँ पर हमें वही थेरेपी वाली डिवाइस मिली। बानी की स्पिरिट ने हमें वहां तक पहुंचाया, ना कि इस बकवास कॉमिक्स ने। जूड कहता है कि हाँ ठीक है यार, ये कोइंसिडेंस हो सकता है। देन इसके बाद वो डिवाइस को हैक करके उसका डेटा निकालने में लग जाता है। दूसरी तरफ हम उमार को देखते हैं जिसे उसी मशीन पर बैठा रखा था। उसका भी ट्रायल सेशन चल रहा था और जो डॉक्टर इसे परफॉर्म कर रहा था वो जय का प्रोफेसर और पृथ्वी का डॉक्टर पवन निकलता है। प्रोसीजर के दौरान उमर वैसी सिमुलेशन वर्ल्ड में था जिसमें स्टार्टिंग में बानी भी थी और सेम पृथ्वी की तरह पवन उमर को पानी में जाने के लिए कहता है। उमर पानी में चला जाता है जहाँ उसे अंधेरा दिखाई देता है जो उमर का ही रूप ले रखा था, लेकिन मासूम उमर उसे डरता नहीं बल्कि उसे दोस्त समझ रहा था। इस प्रोसीजर के बाद डॉक्टर पवन उमर से बात करता है, लाइक तुमने वहाँ गार्डन में क्या क्या देखा, कैसा लगा। जिस पर उमर कहता है कि मुझे बहुत मजा आया और मैंने एक दोस्त भी बनाया। ये सुनकर डॉक्टर पवन चौंक जाता है कि कौन सा दोस्त, तो बताता है कि वो मेरे जैसा ही है लेकिन उसका चेहरा नहीं है, वो अंधेरे में रहता है। अंधेरा वर्ड सुनकर पवन चौंक जाता है। उसे पुरानी बात याद आती है कि बानी के ट्रायल के दौरान उसे पैनिक अटैक आया था, तब उसने भी अंधेरे का जिक्र किया था। तब पृथ्वी ने तुरंत पवन से इस बारे में बात की थी कि सर ये बानी किस अंधेरे की बात कर रही है, जबकि हम जो पेशेंट को बोलते हैं पेशेंट वही इमेजिन करता है और हमने कभी किसी अंधेरे का जिक्र नहीं किया, तो बानी को अंधेरा क्यों दिखा। इस प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ है सर, पेशेंट की जान को खतरा है, हमें एक्सपेरिमेंट बंद करना होगा। लेकिन पवन इसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसका मकसद पेशेंट के डिप्रेशन को क्योर करना नहीं था। ये प्रोसीजर कभी इसके लिए था ही नहीं, लेकिन पृथ्वी तो इसे डिप्रेशन क्योर करने का ही प्रोसीजर समझ रहा था और उसे इसमें आई गड़बड़ी को जानना था। इसलिए वो कहता है कि मैं माइंड स्पेस में जाकर इस अंधेरे का पता लगाऊंगा। उसके जिद करने पर पवन उसे नहीं रोकता और उसके साथ भी सेम प्रोसीजर करता है, जिसके बाद माइंड स्पेस में पृथ्वी का सामना भी अंधेरे से होता है। जबकि पवन ने उसे सब अच्छा इमेजिन करने को बोला था, किसी अंधेरे का जिक्र नहीं किया था, फिर भी वो पृथ्वी को दिखाई दिया। और इस बार पवन जब पहली बार ये प्रोसीजर किसी पेशेंट पर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उमर, तो वो भी अंधेरे का जिक्र कर रहा है।
जिससे उसे भी लगने लगता है कि वाकई में इस प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ कल्पना से मिलने स्पेशल ब्यूरो का ऑफिसर बरोट आता है। बरोट कहता है कि कल्पना जिस बंदे को ढूंढ रही है उसे काफी टाइम से हम भी ढूंढ रहे हैं। उस आदमी का नाम डेरियस कूपर है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। कभी पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में था, लेकिन अब वो पैसे लेकर बड़े लोगों के लिए इलीगल काम करता है। इधर जो डिवाइस को फाइनली हैक कर लिया था, जिसके अंदर उन्हें अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा नाम के 5 फोल्डर मिलते हैं। अब रूमी और जूड तो मेडिकल फील्ड से नहीं थे, तो उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जय इसके बारे में पढ़ रखा था। वो तुरंत समझ जाता है कि ये ब्रेन वेव्स के टाइप हैं। इन फोल्डर्स में उन सभी लोगों के ब्रेन वेव्स का कलेक्शन था जिन्होंने इस डिवाइस को पहना था। वो देखते हैं कि जय, बानी, जूड के ब्रेन वेव्स गामा फोल्डर में थे। गामा फोल्डर से मतलब है डिप्रेशन के मरीज। इस फोल्डर में पृथ्वी का डेटा भी था, जिससे उन्हें समझ आता है कि वो भी इस मशीन में जा चुका है। लेकिन क्यों? जिस पर जूड कहता है कि हो सकता है कि खराबी का पता करने गया हो। लेकिन अब वो ये सोचते हैं कि ये लोग ब्रेन वेव्स को कॉपी क्यों कर रहे हैं। जिस पर जय उन्हें समझाता है कि इन ब्रेन वेव्स में हमारे इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी लाइफ सब इसी में है। ये हमारी कॉन्शियसनेस है और इनका गोल लोगों के डिप्रेशन को क्योर करना नहीं है, बल्कि उनके कॉन्शियसनेस को एक्सेस करके कंप्लीट कॉन्शियसनेस को कॉपी करना है। पृथ्वी ने भी इसका पता लगा लिया था। तब डॉक्टर पवन ने खुद बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट का गोल कॉन्शियसनेस को स्टोर करके इमॉर्टेलिटी पाना है। एक्सपेरिमेंट के लिए पीक गामा वेव्स वाले लोग, मतलब डिप्रेशन के मरीजों को ही इसलिए चुना गया था क्योंकि इनके कॉन्शियसनेस को एक्सेस करना मशीन के लिए इजीली पॉसिबल था। लेकिन कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करते करते अनजाने में इस अंधेरे नाम की एंटिटी को जन्म दे दिया। जय का कहना था कि अंधेरा इस एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि बाई प्रोडक्ट है, जो हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सेस करके हमारे बारे में सब कुछ जान लेता है, हमारे गिल्ट, हमारे दर्द और इन्हीं का यूज करके हमें हॉन्ट करता है। आपको याद होगा कि जब अंधेरा पृथ्वी का रूप लेकर जय के सामने आया था, तो उसने भी यही कहा था कि अंधेरा सब जानता है। इसका मतलब यह है कि वो जय के दिमाग में पूरी तरह घुस चुका था और उसे जय के बारे में सब पता था। अब इसी दौरान जूड फिर कॉमिक से तमा डीमन का रेफरेंस देने लगता है कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही करता है, लोगों के दिमाग में घुसकर सब जान लेता है और उन्हें हॉन्ट करता है। तभी रूमी देखती है कि गामा फोल्डर में ओमर नाम के बच्चे का भी डेटा था और डेट हाल ही की थी, जिससे उन्हें समझ आता है कि इस बच्चे पर अभी प्रोसीजर चल रहा है, यानी इसकी जान खतरे में है और हमें इस प्रोसीजर को रोकना होगा। देन इसके बाद ये भी रिवील हो जाता है कि बानी की बॉडी कहाँ है। असल में जब अंधेरे ने उसे विंडो से गिराकर मारा था, तो डेरियस उसकी बॉडी उठाकर लैब में लाकर छुपा दिया था। ऑफिसर, नायक और होटल वाले भी इसमें मिले हुए थे, जिसे इन्होंने कवर अप कर दिया था। लेकिन ये सब डॉक्टर पवन को पहले नहीं पता था, उसे अब पता चला था, जिस पर वो डेरियस पर गुस्सा करता है कि मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। तो डेरियस कहता है कि मैंने वही किया जो मिस्टर ओब्रायन ने मुझसे कहा था। वही उबर लाइफ का CEO, मतलब यही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। खैर, अब पवन डेरियस से कोई स्पेशल ड्रग मंगवाता है और फिर उस ड्रग का यूज वो पृथ्वी पर करता है, जिसके बाद जय को बुरी खबर मिलती है कि उसके भाई पृथ्वी की मौत हो गई है। जय, उसकी माँ सब तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। पृथ्वी की मौत से जय टूट जाता है, जिससे अंधेरा फिर से उसे हॉन्ट करने लगता है। पृथ्वी का रूप लेकर कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, जिससे जय का गिल्ट उस पर हावी हो जाता है। उसे अटैक पड़ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर डॉक्टर पवन उसे भी इंजेक्शन वगैरह देकर सुला देता है और पृथ्वी की बॉडी को झूठ बोलकर ले जाता है कि उसने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। दूसरी तरफ कल्पना को भी अंधेरा हॉन्ट करना शुरू कर दिया। तब आयशा आकर उसे संभालती है। इधर पवन पृथ्वी की बॉडी लैब लाकर उसी सेट का एक दूसरा इंजेक्शन उसकी चेस्ट में इंजेक्ट करता है, जिससे पृथ्वी जिंदा हो जाता है। जी हाँ, पवन ने वो स्पेशल ड्रग देकर पृथ्वी को झूठ मूठ का मरा हुआ दिखा दिया था, लेकिन पृथ्वी अभी भी कोमा में था, जिससे पवन अपने प्रोसीजर के द्वारा उसे कोमा से बाहर लाने में लग जाता है। लेकिन पवन ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि 22 जून को ही पृथ्वी ने उसे कॉल करके बताया था कि मैंने प्रोसीजर में गड़बड़ी का पता लगा लिया है। लेकिन बताने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और अंधेरे के अटैक के बाद वो कोमा में चला गया था और अब पवन को भी गड़बड़ी का पता लगाना था। खैर, दूसरी तरफ अजीज जय को देखने हॉस्पिटल आते हैं। उसे इस हाल में देखकर वो रूमी पर ही ब्लेम डालने लगते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन तुम लोग अपनी भूत प्रेत की कहानियों में उलझे रहे। जिस पर रूमी कहती कि रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। ना मॉम के टाइम पर आपने यकीन किया था और ना आप करेंगे। फिर जब जय को होश आता है तो रूमी उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया था तुमने पृथ्वी के साथ? तब जय कन्फेस कर ही देता है। तो 22 जून को हुआ ये था कि जय मशीन में जाने के लिए बहुत जिद कर रहा था, क्योंकि इससे उसके डिप्रेशन में आराम मिल रहा था। लेकिन पृथ्वी से मना कर रहा था क्योंकि उसे साइड इफेक्ट का पता था। लेकिन जय उसकी सुन ही नहीं रहा था और थेरेपी के लिए जिद किए जा रहा था। पृथ्वी नहीं मानता तो इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर आप मुझे थेरेपी दिलाने नहीं ले गए तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। अब मजबूरी में आकर पृथ्वी को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो जय को थेरेपी दिलाने ही ले जा रहा था, लेकिन तभी अंधेरे ने पृथ्वी को हॉन्ट करना शुरू कर दिया, जिससे एक्सीडेंट हो गया और पृथ्वी कोमा में चला गया। जय को लगता है कि ये सब उसकी गलती है, अगर वो जिद ना करता तो ये सब नहीं होता। इसी बात का गिल्ट वो अपने सीने में दबाया था, लेकिन अंधेरा उसके दिमाग में घुसकर सब जान लिया।
जिससे उसे बार बार हॉन्ट करता है। अब इसके बाद कल्पना हॉस्पिटल आती है, जो रूमी को बता ही देती है कि उस रात जब उसने जय को बचाते वक्त टच किया था तो सच में उसे कुछ अजीब फील हुआ था। उसके बाद से उसके साथ भी अजीब चीजें हो रही हैं। अंधेरा उसे भी हॉन्ट कर रहा है। जय कहता है लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, आप तो मशीन में बैठी ही नहीं, अंधेरा आपको कैसे हॉन्ट कर रहा है। जिस पर रूमी कहती कि बानी की माँ को भी तो अंधेरा हॉन्ट कर रहा था, वो भी कहाँ मशीन में बैठी थी, उन्होंने बानी को बस टच किया था जैसे कल्पना मैम ने तुम्हें टच किया था। मतलब अंधेरा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब वो उन लोगों को भी हॉन्ट कर रहा है जो उनके रास्ते में आते हैं। अब इन लोगों का सोचना था कि वो अंधेरा इस मशीन से ही पैदा हुआ है, सो अगर मशीन डिस्ट्रॉय कर दे तो अंधेरे को रोका जा सकता है। कल्पना का कहना था कि उबर लाइफ कंपनी वाले इन सबसे कनेक्टेड है, इनकी लैब और मशीन वहीं होगी। कल्पना को आसानी से सर्च वारंट भी मिल जाता है क्योंकि स्पेशल ब्यूरो वाले भी इस केस में उसकी मदद कर रहे थे। थोड़ी और हेल्प के लिए रूमी जूड रोजारियो को भी बुला लेती है क्योंकि वो लैब देखा था। बस फिर क्या था, पूरी तैयारी के साथ कल्पना उबर लाइफ में रेड मार देती है और जूड याद करके सबको लैब की लोकेशन पर लेकर जाने लगता है। हॉस्पिटल से जय भी वीडियो कॉल से जुड़ा हुआ था और वो भी जगह को पहचान रहा था, लेकिन दोनों की गाइडेंस से भी लैब नहीं मिलती। इधर लैब में पवन पृथ्वी को कोमा से बाहर लाने में कामयाब हो गया था। उसके होश में आते ही वो उसे बताता है कि अंधेरे ने बानी को मार दिया और अब वो तुम्हारे भाई के पीछे है। अपने भाई को नहीं बचाओगे, जल्दी बताओ कि प्रोसीजर में गड़बड़ कहाँ है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी अभी कोमा से बाहर आया था इसलिए उसके दिमाग को प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था। इतने में बाहर रूमी का EMF मीटर अचानक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने लगता है। वो कहती है कि यहाँ किसी बड़ी सुपर नेचुरल फोर्स की प्रेजेंस है। असल में ये अंधेरा ही था जो पृथ्वी को क्लेम करने आ रहा था। पृथ्वी के कुछ बताने से पहले ही अंधेरा उसे पकड़ लेता है और उसे मैनिपुलेट करके उसके हाथ से उसका गला कटवाने लगता है। पवन उसे बचाने के लिए आता है लेकिन उसे टच करते ही उसे भी कुछ अजीब फील होता है, जैसे कल्पना को हुआ था। झटका खाकर वो पीछे हट जाता है। तभी पृथ्वी बोलता है कि फॉलो द डेटा और इसके तुरंत बाद उसका गला कट जाता है। आपस में कनेक्टेड होने के चलते जूड और जय भी वो सब देख पाते हैं, जिससे जय अब और भी ज्यादा दुखी होता है कि उसका भाई जिंदा था, लेकिन इस बार भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। इधर रूमी घोस्ट बॉक्स निकाल कर इस एंटिटी से बात करने की कोशिश करती है कि क्या हमारे सिवा यहाँ कोई और भी है क्या, बानी और पृथ्वी को क्या तुम ले गए थे। जिस पर वो रिप्लाई भी करता है। डिवाइस में उसकी खतरनाक सी आवाज सुनाई देती है, एलियन टाइप। तभी जूड बोल पड़ता है कि तमा, तुम्हारा नाम तमा है ना। जिस पर वो एंटिटी बिगड़ जाती है और वहाँ खतरनाक पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो जाती है। एक कार अपने आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने लगती है और एक एक करके सब ट्यूब लाइट्स लाइन से फूटने लगती हैं। जिसके बाद जूड को दौड़ा पड़ जाता है। वो बताता है कि तमा जय को मारने आ रहा है। दूसरी तरफ जय पूरी तरह टूट चुका था और वाकई में अंधेरे ने उस पर कंट्रोल कर लिया था और उसे लेकर हॉस्पिटल की छत पर चला जाता है और पृथ्वी का रूप लेकर उसे कहता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार तू ही है जय। जय भी ऐसा ही सोच रहा था और इसी नेगेटिव थॉट को अंधेरा जिंदा करके उसे और एम्पलीफाई कर रहा था, जिससे जय अपनी होप खोकर अंधेरे के सामने हार जाए। और उसके बाद अंधेरा एक आग के रूप में आकर जय को उठा लेता है। अगर आपको ध्यान होगा तो जय को टच करते वक्त कल्पना ने इसी आग का विजन देखा था। अंधेरा जय को खत्म ही करने वाला था कि तभी इतने में जय को ढूंढते हुए उसकी माँ भी आ जाती है और जय को हवा में फ्लोट करते हुए देखकर दंग रह जाती है। इतने में अजीज भी ऊपर आ जाते हैं। वो भी उसे हवा में फ्लोट करते हुए देखकर चौंक जाते हैं और तुरंत जय को बचाने आते हैं और जय को टच करते ही वो भी उस आग को यानी उस अंधेरे को देख पाते हैं। इन सब के बीच जय के मन में अंतर्ध्वन चल रहा था, जिसमें वो अपनी होप लूज नहीं करता। अब इससे अंधेरे की पकड़ लूज पड़ जाती है और अजीज उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और जय बच जाता है। अब क्योंकि जय ने पृथ्वी के मरने वाले विजन में पवन को देख लिया था तो उसका भांडा फूट गया था। कल्पना उसे अरेस्ट करके उससे पूछताछ करती है लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था। इतने में उसका वकील आकर उसे छुड़ा भी ले जाता है क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था। अब जय की विजन वाली बात थोड़ी ना वो कोर्ट में रख सकते थे। बाहर पवन से कहा जाता है कि मिस्टर ओबराय का ऑर्डर है, अब तुम लैब नहीं जाओगे, घर पर ही बैठो। इधर कल्पना को आयशा का कॉल आता है। वो बताती है कि मुझे डेरिस मिल गया जिसे तुम ढूंढ रही हो। वो आत्मा सेंटर आया था, मैं उसका पीछा कर रही हूँ। जिससे कल्पना टेंशन में आ जाती है कि अरे वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुरंत वहाँ आ रही हूँ। आयशा उसे लोकेशन भेज देती है और तुरंत वो उस लोकेशन पर जाती है। वो एक पुरानी एबेंडेंट बिल्डिंग थी। आयशा उसे वहीं मिलती है। वो उसे दिखाती है कि इनकी सीक्रेट लैब यही है। कल्पना वो सब देख ही रही थी कि तभी पीछे से आकर डेरिस आयशा को पकड़ लेता है और उसकी कनपट्टी पर गन रखकर शूट कर देता है। आयशा वहीं गिर पड़ती है। वो कल्पना पर भी फायर करता है लेकिन कल्पना के हाथ पर गोली लगती है। फिर दोनों ही तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती है जिसमें कल्पना बच जाती है लेकिन डेरिस मारा जाता है। इसके बाद कल्पना आयशा को जाकर देखती है तो वो मर चुकी थी, जिससे कल्पना टूट जाती है। वो दूसरी बार अपने प्यार को खो दी थी। ऊपर से स्पेशल ब्यूरो वाला उसे सुनाने लगता है कि डेरिस हमें जिंदा चाहिए था लेकिन तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। दूसरी तरफ अजीज जय और रूमी से माफी मांगते हैं कि तुम लोग सही थे, मैं गलत था, वो अंधेरा रियल है, कल मैंने भी उसे देख लिया। फिर वो रूमी की माँ के पुराने सामानों में से एक जर्नल निकालते हैं और रूमी से कहते हैं कि जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रही हो वो शायद इसमें मिल जाए।
उस जर्नल में प्रकाशगढ़ का एड्रेस निकलता है। अजीज बताता है कि तुम्हारी माँ 15 साल पहले प्रकाशगढ़ गई थी। अब प्रकाशगढ़ का नाम सुनते ही रूमी को कॉमिक्स वाली बात याद आती है कि डार्कनेस मॉन्स्टर तमा का कनेक्शन प्रकाशगढ़ से है, जिससे इन लोगों को जूड की थ्योरी पर यकीन हो जाता है कि वो सही कह रहा था, ये अंधेरा एक्चुअल में तमा ही है। रूमी की माँ को जो डीमन हॉन्ट कर रहा था वो तमा ही था, और ये कोई एक्सपेरिमेंट का बाय प्रोडक्ट नहीं बल्कि ये डीमन पहले से एग्जिस्ट करता है। कॉमिक्स में इसका ओरिजिन लिखा था कि तमा अंधेरे से जन्मा है और अंधेरा तमा से। ये कुछ शक्तिमान जैसा नहीं लग रहा? तमराज किल्विश टाइप। तमराज किल्विश भी अंधेरे का लिविंग फॉर्म था, जिसका काम था अंधेरा फैलाना, यानी नेगेटिविटी फैलाना। तमा भी यही करता है। और कॉमिक बुक हीरो का नाम भी देखिए क्या है, सत्या द वॉरियर मॉन्क। शक्तिमान भी एक साधु का इनकारनेशन था जिसका नाम था श्री सत्या, जो तमराज किल्विश से सबसे पहले लड़े थे। तो कुल मिलाकर तमा एक प्री एग्जिस्टिंग डीमन है जो डार्कनेस या नेगेटिविटी का ही एक लिविंग फॉर्म है, जस्ट लाइक तमराज किल्विश, जो लोगों के नेगेटिव इमोशन को फीड करता है जिससे वो पावरफुल बनता है। तमा हमारे फिजिकल वर्ल्ड का नहीं है, वो दूसरी दुनिया का है, जिसे रूमी की माँ ही अनजाने में समन की है। असल में हुआ यह था कि रूमी का एक छोटा भाई भी था जिसे कोई रहस्यमय बीमारी थी। रूमी की माँ एक साइंटिस्ट थी जो उसका इलाज ढूंढ रही थी, लेकिन साइंस में जब इसका कोई इलाज नहीं मिला तो वो दूसरे तरीके खोजने लग गई, ऐसे तरीके जो साइंस से परे थे। अपनी इसी तलाश में वो प्रकाशगढ़ जा पहुंची, जहाँ पर अनजाने में वो तमा डीमन को समन करती। वहीं से वो उससे अटैच हो गया और उसे हॉन्ट करने लगा। इन सब के बीच रूमी के भाई की भी मौत हो गई, जिससे रूमी की माँ ट्रॉमा में चली गई। तमा ने इसे एम्पलीफाई करके और भी बदतर बना दिया, जिससे रूमी की माँ की दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो गई। अब उस वक्त अजीज को लगा कि बेटे की मौत ने उसे पागल कर दिया है। एक तरह से उनका सोचना सही था, लेकिन इसके साथ तमा का भी बड़ा रोल था, जिस पहलू से वो अनजान थे, लेकिन अब जाकर वो सब समझ गए। कॉमिक्स में एक लाइन थी कि गांव वालों के आंसुओं से भरी एक नदी है जिससे तमा स्ट्रॉन्ग बनता है। उसकी पावर का सोर्स वो नदी है। दूसरी तरफ पवन को मना करने पर भी वो लैब चला जाता है, क्योंकि उसे प्रोसीजर में गड़बड़ का कारण जानना था। पृथ्वी ने मरने से पहले उसे हिंट दे दिया था कि फॉलो द डेटा। तो क्या करता है कि डेटा केबल्स को फॉलो करते हुए सर्वर रूम के नीचे चला जाता है, जहाँ बानी और पृथ्वी की बॉडी रखी हुई थी और उनकी आंखों से काला लिक्विड निकलकर सूखा हुआ था, जैसे कि काले आंसू। इधर जय काले आंसुओं से भरी नदी वाली लाइन को क्रैक कर लेता है। उसका कहना था कि काले आंसुओं का मतलब लोगों के दुख दर्द और पीड़ा से है, जिसे डिप्रेस्ड लोगों से एक्सट्रैक्ट करके तमा तक पहुंचाया जा रहा है। यानी इस एक्सपेरिमेंट का गोल कॉन्शियसनेस को कॉपी करना नहीं है, बल्कि उनमें से नेगेटिव इमोशंस को एक्सट्रैक्ट करके तमा की खुराक पूरी करनी है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरी तरफ पवन रूम के पीछे तमा को देखता है और वो बहुत डर जाता है। वो तुरंत ओबराय से बात करता है कि सर वो अंधेरा रियल है, मैंने भी उसे देख लिया। लेकिन ओबराय को तो ये पहले से ही पता था, उसी का तो ये सारा प्लान था। वो पवन से चुपचाप प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए कहता है और मना करने पर जान से मारने की धमकी देता है। दूसरी तरफ जूड हिम्मत करके अपनी बेटी जूलिया से मिलने जाता है। आज उसका बर्थडे था। वो उसे विश करना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है। इसके बाद उसे ये जानकर धक्का लगता है कि उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है और ये आदमी उसको पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है। उसकी बेटी जूलिया इसी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, जिससे दुखी होकर वो वहां से चला जाता है और गम में डूब जाता है, जिसका फायदा उठाकर अंधेरा उसे हॉन्ट करना शुरू कर देता है। तो जूड क्या करता है कि अपना यूवी लाइट वाला छाता निकाल लेता है। दूसरी तरफ ये लोग कॉमिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें सत्या के गुरु जी उसे तमस की कमजोरी के बारे में बताते हैं, जो है ब्राइटेस्ट लाइट। और वो लाइट तुम्हारे भीतर ही छुपी है, जो अंधेरे को हरा सकती है। इस ब्राइटेस्ट लाइट का मतलब जूड सूरज की रोशनी निकाल लिया था, जबकि ऐसा नहीं है। जय इसका सही मीनिंग निकाल लेता है, जिसका मतलब है होप, हमारे अंदर की ब्राइटेस्ट लाइट। होप ही हमारे अंदर की वो ब्राइटेस्ट लाइट है जो अंधेरे यानी नेगेटिविटी को दूर करती है। क्योंकि कल रात जब अंधेरा जय को मारने ही वाला था, तब इसी होप ने उसकी जान बचाई थी, जब पृथ्वी की आत्मा ने उसे उनके बचपन की एक ब्यूटीफुल मेमोरी याद दिलाई थी, जिससे जय का होप स्ट्रॉन्ग हो गया और तमा कमजोर पड़कर उसे छोड़ दिया था। खैर अब जूड उन्हें वीडियो कॉल करके बताता है कि तमा उस पर अटैक करने की कोशिश किया था, लेकिन मेरे यूवी लाइट ने मुझे बचा लिया। जय कहता है कि भाई तू गलत फहमी में है, वो यूवी लाइट नहीं अपने अंदर की होप है। और तभी तमा फिर से जूड को हॉन्ट करना शुरू कर देता है और जूड उसे बच भी नहीं सकता था, क्योंकि अपनी बेटी से दोबारा मिलने की होप अब वो खो दिया था, जिससे जूड काफी दुखी था और इसी को एम्पलीफाई करके अंधेरा उस पर हावी हो जाता है। जूड को मुसीबत में देखकर जय और रूमी तुरंत उसे बचाने जाते हैं। वो कॉल पर बार बार उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई उस अंधेरे की बात मत सुन, अपनी होप को खोने मत देना, लेकिन जूड हार जाता है। जब तक वो पहुंचते हैं, जूड छत से कूद जाता है और उनकी कार पर ही गिरता है। उसकी आंखों से भी काले आंसू निकल रहे थे। दूसरी तरफ कल्पना आयशा के मौत के गम में डूब गई थी, जिससे अंधेरा उस पर भी हावी होने लगता है। उसके पुराने गिल्ट को भी खोज कर बाहर निकाल देता है। अब कल्पना के गिल्ट के पीछे की स्टोरी भी जान लीजिए। तो आयशा से पहले गांव में भी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी थे, जिसके बारे में गांव वालों को पता चला तो बहुत गुस्सा हो गए। कल्पना की गर्लफ्रेंड का मुंह काला कर दिया गया
और कल्पना से जब पूछा गया कि क्या ये तुमने अपनी मर्जी से किया था, तो डर के मारे वो झूठ बोल देती है कि नहीं, जिस पर गांव वाले उसकी गर्लफ्रेंड को डैन बताकर कुएं में फेंक कर मार दिए। कल्पना को नहीं लगा था कि वो उसके साथ ऐसा करेंगे, इसलिए उसकी मौत की जिम्मेदार वो खुद को ही समझती है। ऊपर से आयशा भी मारी गई, जिसका जिम्मेदार भी वो खुद को ही मानती है। अब ये सब जानकर अंधेरा आयशा और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का रूप लेकर कल्पना को हॉन्ट करता है। इधर जूड की मौत से उसके पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई थी। इसी दौरान वो दुकान वाला उसे कॉमिक्स की कॉपी देने आया था, लेकिन वहाँ भीड़ लगी हुई थी और कोई उसे कुछ बता भी नहीं रहा था। तभी रूमी और जय उसके हाथ में कॉमिक्स देख लेते हैं और उससे बात करते हैं। वो बताता है कि मुझे कॉमिक बुक डिलीवर करना था, जूड रोजारियो ने मंगवाया था, बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। तो रूमी बोल देती है कि जूड मेरा ही नेबर है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। और इस तरह उन्हें वो कॉमिक्स मिल जाती है, जिसके सारे पेज सलामत थे। दूसरी तरफ मीडिया में उबर लाइफ को लेकर सवाल उठ रहे थे। इलीगल एक्सपेरिमेंट वाली बात मीडिया में फैल गई थी, जिस पर वो सामने आकर बोल देता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमारी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये सब हमारी कंपनी का ही बंदा डेरिस करता था अपनी लैब में। यहाँ ये उसी फेक लैब का जिक्र कर रहा है जहाँ आयशा डेरिस मारे गए थे। इसके अलावा वो सब इन्वेस्टर को भी मरवा देता है जो एक्सपेरिमेंट वाली बात जानते थे। वो फेक लैब और पूरा सेटअप इसी का था। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है कि आयशा असल में जिंदा है और यही ओबराय बनकर भी ऑनलाइन सबसे बात करती है अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। आयशा ओबराय की ही बेटी है और पूरा ऑपरेशन वही चला रही है। रही बात ओबराय की, तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसी को इमोर्टल बनाने के लिए ये सब चल रहा है। जैसे आयशा है, जी हाँ, आयशा इमोर्टल है, वो मर नहीं सकती, इसलिए गोली लगने के बाद भी वो हील होकर जिंदा हो गई। ये इमोर्टलिटी उसे तमा से मिली है और यही वो अपने डैड को भी देना चाहती है। अब आयशा की बैक स्टोरी भी जान लीजिए। तो आयशा बचपन में ही अपनी माँ को खो दी थी। आयशा के डैड की एक दूसरी फैमिली भी थी और उसके डैड कंपनी के काम में लगे रहते थे, जिससे आयशा का ज्यादातर बचपन अकेलेपन में गुजरा। फिर आयशा जब बड़ी हुई तो वो भी कंपनी ज्वाइन कर ली। इधर दूसरी तरफ तमा कल्पना को बिल्कुल मरने की हालत में कर दिया था। वो अपना हाथ वाथ काट ली थी, लेकिन आयशा उसे बचाकर अपने पास ले आई थी। कल्पना जब होश में आती है तो आयशा को जिंदा देखकर वो चौंक जाती है कि तुम जिंदा हो। तो आयशा क्या कहती है कि बस तुम्हारा प्यार मुझे वापस ले आया, और फिर चालाकी से उसे वही हिप्नोसिस वाली ड्रग दे देती है और इस तरह वो कल्पना को अपने कंट्रोल में करके रखती है। इधर लैब में ओमर का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था। माइंड स्पेस से बाहर आते ही वो बताता है कि आज वो बाहर आ रहा है। पवन पूछता है कि कौन, तो वो बताता है कि अंधेरा। इसके बाद आयशा के लोग ओमर को वहां से ले जाने लगते हैं और साथ साथ लैब का सब सामान, डेटा वगैरह भी ले जाते हैं, जिस पर पवन तुरंत ओबराय को कॉल करके पूछता है कि ये सब सामान क्यों ले जा रहे हैं। तो आयशा ओबराय बंद कर उसकी आवाज में कहती है कि हम ये एक्सपेरिमेंट बंद कर रहे हैं। देन इसके बाद हम ये देखते हैं कि तमा और आयशा का क्या कनेक्शन है, उसे इमोर्टलिटी कैसे मिली। तो कहानी 14 साल पहले की है, जब तमा रूमी की मॉम से जुड़ा हुआ था। असाइलम में वो बार बार आयशा का नाम ले रही थी, जिसके बाद आयशा उसे मिलने जाती है, उससे बात करती है। तो अचानक वो आयशा को गले से पकड़कर दीवार से लगा देती है और उसकी जेब से पेन निकाल कर उसकी गर्दन में घुसा देती है और फिर कहती है कि अब तमा को इस दुनिया में लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तभी सब आकर रूमी की माँ को पकड़ कर ले जाने लगते हैं, जिस दौरान वो कहती है कि ये कोई वरदान नहीं है, श्राप है। फिर आयशा अपनी गर्दन से वो पेन निकालती है और फिर वो देखती है कि उसका घाव अपने आप भर जाता है। असल में हुआ ये था कि रूमी की माँ सबा अपने बेटे के लिए इलाज ढूंढने के चक्कर में अनजाने में तमा को रिलीज कर दी थी, जो उसके बेटे को ठीक कर सकता था, इनफैक्ट इमोर्टलिटी भी दे सकता था। लेकिन ना सबा उसके लिए परफेक्ट वेसल थी, ना ही उसका बेटा। तमा उसे अपना वेसल बनाना चाहता था, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इसलिए तमा को अपने लिए कोई परफेक्ट वेसल चाहिए था और वो थी आयशा, जिसे तमा ने खुद चुना था और आयशा ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर तमा ने उसे इमोर्टलिटी दी, जिससे ना तो वो एज हो सकती है ना मर सकती है। बदले में आयशा को तमा की नीड को पूरा करना था, उसे पावरफुल बनाना था, मोर इम्पोर्टेंट फिजिकली इस वर्ल्ड में लाना था। वो काफी हद तक ये कर भी चुकी थी। अब रही बात कि वो अपने डैड को भी अपनी तरह इमोर्टल कैसे बनाएगी, तो इसी के लिए ही उमर को चुना गया है और शायद वो भी तमा के लिए परफेक्ट वेसल है। तमा उसकी बॉडी को भी इमोर्टल बना देगा, जिसमें अपने डैड की कॉन्शियसनेस इंस्टॉल करके उन्हें उमर की बॉडी में अमर बना देगी। प्लस तमा को भी इस दुनिया में पूरी तरह ला देगी, जिसके लिए उसे किसी अपने का सेक्रीफाइस देना है। इधर ये लोग कॉमिक्स की नई कॉपी पढ़ रहे थे, जिसके एक्स्ट्रा पेजेस में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है कि तमा इल्यूजन की दुनिया में रहता है। माइंड स्पेस ही वो पोर्टल है जिससे वो लोगों के दिमाग में एंटर करता है और तमा को सिर्फ उसकी दुनिया में ही हराया जा सकता है। जिस पर जय कहता है कि माइंड स्पेस में जाकर मैं तमा से लड़ूंगा, लेकिन रूमी मना करती है क्योंकि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग जब सत्या तमा की दुनिया में उसे हराने गया था तो वो उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया, मतलब वो वापस नहीं आया। इसलिए वो कहती कि इसमें रिस्क है, अगर तुम भी वापस नहीं आए तो जय कहता है कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसमें लिखा है कि तमा ब्लड मून की रात इस दुनिया में आएगा और ब्लड मून की रात आज ही है, हमें उसे आज ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हमारी दुनिया में जिंदा हो गया तो सब लोग डिप्रेशन से मर जाएंगे, सब जगह अंधेरा फैल जाएगा।
लेकिन वो फिर भी नहीं चाहती थी कि जय अपनी लाइफ रिस्क में डाले। वो कहती है कि हम कोई और तरीका निकाल कर देखते हैं, इस राइटर से जाकर मिलते हैं। लेकिन जय कहता है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें रिस्क लेना होगा। जब जय उसकी बात नहीं मानता तो नाराज होकर चली जाती है। तब उसके मामा अजीज उसे समझाते हैं कि मैंने सबा को अकेले छोड़ दिया था, जिसके लिए मैं अब तक पछता रहा हूँ। तुम मेरी वाली गलती मत दोहराओ, जय को तुम्हारी जरूरत है, उसे अकेला मत छोड़ो। तब जाकर वो मानती है। अब इसके बाद ये लोग पवन से कांटेक्ट करते हैं, उसे भी अपने साथ मिला लेते हैं, क्योंकि मशीन का पता तो उसी को है और प्रोसीजर करके माइंड स्पेस में तो वही जय को लेकर जाएगा ना। फिर इसके बाद वो सिक्योरिटी को चकमा देकर बिल्डिंग में घुसते हैं और फिर लिफ्ट के अंदर पवन अपना स्पेशल एक्सेस कार्ड निकालता है, जिससे लिफ्ट पीछे से खुलती थी और यहीं पर वो लैब थी जो इन लोगों को पहले नहीं मिली थी, क्योंकि ये तो लिफ्ट के फ्रंट डोर की तरफ लैब ढूंढ रहे थे जबकि वो पीछे थी। खैर अब लैब जाकर पवन जय को मशीन पर बैठाकर उसे माइंड स्पेस में भेज देता है, जहाँ पृथ्वी के रूप में तमा उसे हॉन्ट करता है। कहता है कि अंधेरे से ना तो बच सकता है और ना भाग सकता है, फिर चाहे वो बाहर की दुनिया हो या तेरे अंदर। और उसके गिल्ट और ट्रॉमा को एम्पलीफाई करने लगता है, जिससे जय कमजोर पड़ जाता है और तमा उसे अपनी नदी में डुबा देता है। दूसरी तरफ आयशा भी उबर लाइफ पहुंच गई थी और वो सबको लेकर सर्वर रूम के नीचे वाले एरिया में जाती है, जहाँ पर तमा रहता था एक पूल जैसे एरिया में जो ब्लैक वाटर से भरी हुई थी, या कहीं की काले आंसू से। फिर अपने डैड से पूछते कि डैड तैयार है रिचुअल के लिए, तो वो कहता कि यस आई एम रेडी, जिस पर वो अपने डैड का ही गला चीर देती है। और अब यहाँ पर रिवील होता है कि ओमर तमा के लिए कोई वेसल नहीं बल्कि तमा की इनकारनेशन का मीडियम है, यानी तमा ओमर के थ्रू अपने फुल फिजिकल फॉर्म में आएगा ताकि ओमर की बॉडी में जिंदा होकर वो पूरी दुनिया पर राज कर सके, सब जगह अंधेरा फैला सके, जस्ट लाइक तमराज किल्वेश। आयशा ने ओमर को अपने डैड के लिए नहीं बल्कि तमा के लिए चुना था, जिसके लिए अपने डैड को भी सेक्रीफाइस कर दी। और फिर तमा पूल से निकलकर उसे क्लेम भी कर लेता है। लेकिन आयशा ने अपने डैड के साथ ही ऐसा क्यों किया? तो एक तरह से आयशा ने अपने डैड से अपनी माँ की मौत का बदला भी लिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ की मौत के पीछे उसके डैड का हाथ था। अभी तक वो अपने डैड को जिंदा इसलिए रखी हुई थी क्योंकि प्रोजेक्ट तमा के लिए उसे उनके पैसे और पावर की जरूरत थी। फिर वो मासूम ओमर से कहती है कि चलो तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाती हूँ, और उसे तमा के तालाब में लेकर चली जाती है और उसमें डुबकी लगवाने लगती है, जिससे कल्पना को उसका चेहरा देखकर अपनी पिछली वाली गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, जिसके चेहरे पर कालिक पोत दी गई थी। अब इससे वो अचानक से होश में आ जाती है और ओमर को बचाने जाती है, उसे पानी से बाहर निकाल कर लाती है। लेकिन फिर तमा उसके ट्रॉमा का रूप लेकर उसे भी पकड़ लेता है और आयशा उससे कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें तमा के बीच में नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ जय ऑलमोस्ट डूब ही गया था, लेकिन तभी एक्चुअल पृथ्वी यानी पृथ्वी की आत्मा आकर उसे बचपन की मेमोरीज याद दिलाती है, जिससे जय अपनी होप लूज नहीं करता और बाहर निकल आता है। और फिर वो पृथ्वी से सॉरी बोलने लगता है कि उस रात मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दे भाई। जिस पर पृथ्वी कहता है कि तू खुद को दोष मत दे, तेरी गलती नहीं थी, तेरे इसी गिल्ट को यूज करके तमा तुझे कमजोर करता रहेगा। तमा को हराना है तो इस गिल्ट को छोड़ना होगा, इसलिए खुद को दोष मत दे और मुझे जाने दे। तब जय दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने देता है और इसी के साथ उसका गिल्ट भी चला जाता है और होप एम्पलीफाई हो जाता है। फिर जय के अंदर से होप की इतनी तेज लाइट निकलती है जिससे तमा की मशीन, उसका पूल सब में आग लग जाती है। तमा हार जाता है और आयशा का प्लान फेल हो जाता है, जिससे वो बौखला जाती है और ओमर को मारने आती कि तभी पीछे से आकर रूमी उसकी बैक में कुल्हाड़ी मार देती। लेकिन आयशा तो इमोर्टल थी, उसे इसका कोई असर नहीं होता और वो रूमी का गला पकड़ लेती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो बूढ़ी हो रही थी, क्योंकि वो फेल हो गई थी, इसलिए तमा ने उसे एज अ वेसल रिजेक्ट कर दिया था, जिससे उसकी इमोर्टलिटी भी खत्म हो गई थी। देखते ही देखते वो बूढ़ी हो जाती है, उसका घाव भी नहीं भरता और तमा उसे पकड़कर जलते हुए तालाब में खींच लेता है। फिर इसके बाद पूरे बिल्डिंग में भी आग लग जाती है, लेकिन कानेटकर और बरोट रेस्क्यू टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और सबको सेफली वहां से निकाल लिया जाता है। अब इसके एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि ओमर कल्पना के साथ ही रह रहा था। अब कल्पना ही उसका ध्यान रख रही थी। तभी वो न्यूज में देखती है कि उबर लाइफ में लगी आग को हादसा बताया जा रहा था और पुलिस फाइल में एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं था। वो तुरंत बरोट से इस बारे में सवाल करती है, जिस पर वो कहता है कि मुझसे सवाल करो, अभी इतनी हैसियत तुम्हारी नहीं। यानी उसने सब कवर अप कर दिया था, यहाँ तक कि उसने डॉक्टर पवन को भी किडनैप कर लिया था। यानी बरोट को एक्सपेरिमेंट और तमा के बारे में पहले से पता होगा। इधर उम्मी जय से कहती है कि मुझे जानना है कि मॉम के साथ असल में क्या हुआ था, जिस पर जय कहता है कि तुम्हारी माँ प्रकाशगढ़ जाने के बाद पोजेस्ड हुई थी। ये कॉमिक्स भी वहीं से इंस्पायर्ड है, इसलिए हमें अब प्रकाशगढ़ को खोजना होगा, वहीं हमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और फिर एंड में हम क्या देखते हैं कि उसे अनाथालय में वो लड़के एक दूसरे बच्चे को बुली कर रहे थे कि तभी वहां पर ओमर आता है जो पोजेस्ड लग रहा था। मानो तमा ने उसे अपना नया वेसल चुन लिया हो। उसके पास भी सुपर नेचुरल पावर थी, जिससे वो उन सब लड़कों को मार देता है और उस बच्चे को बचाता है। अब ऐसा तमा ने इसलिए किया क्योंकि ये बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी नेगेटिव एनर्जी को फीड करके अपनी पावर फिर से बढ़ाएगा। क्योंकि सारी नेगेटिविटी जो इकट्ठा किया था
वो जय की होप वाली लाइट में जलकर खत्म हो गई। सो फिर से अपनी पावर से इकट्ठा करेगा। अजीज और पवन के अंदर भी उसके अंश मौजूद हैं, क्योंकि दोनों ही उसके बीच में आए थे। अजीज जय को बचाने के लिए उसे टच किया था और पवन ने पृथ्वी को बचाने के लिए उसे टच किया था। सो इन दोनों को भी वो अपना अगला विक्टिम बना सकता है। रही बात उस पोजेस्ड बूढ़े आदमी की जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, हो सकता है कि वो सबसे पहले का वेसल हो और उसी से वो रूमी की मॉम पर आया हो और वो बूढ़ा प्रकाशगढ़ से ताल्लुक रखता हो। खैर पूरा सीन क्या है ये तो हमें सेकंड सीजन में ही जानने को मिलेगा। तो हमने देखा कि सीरीज ने किस तरह डिप्रेशन को, नेगेटिव इमोशंस को एक डीमन, एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया है। कुल मिलाकर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब तक लोगों के दिमाग में नेगेटिव इमोशंस हैं, दिमाग खत्म नहीं हो सकता, उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। हमारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस ही उसके लिए पोर्टल खोलते हैं। सो कभी भी अपने नेगेटिव इमोशंस को खुद पर हावी होने ना दें। नेवर लूज होप, नहीं तो अंधेरा खा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।